कोई आवाज नहीं निकालो। ठीक है। देखो ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ग्रेविटी का डिस्कवरी कैसे हुआ, और न्यूटन ने इसके बारे क्या लॉज बनाया। ठीक है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसको काम करने के लिए ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट नहीं, फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब ये क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्काई डाइवर्स है जो प्लेन से नीचे कूदे और बहुत तेजी से ये नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाते जाते लगातार इनका स्पीड बढ़ता जाएगा। दे आर रेसिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना, तेजी से गिरते जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब एक बच्चा स्किपिंग कर रहा है, जब जब वो कूद रही है वो वापस से फ्लोर पे आ रही है। हम लोग जंप करते हैं वापस से फ्लोर पे आते हैं, तो जंप करके वापस फ्लोर पे क्यों आ जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो एक बार जंप करते तो ऊपर ही जाते रहते। ठीक है। अगर मून पे कोई जंप करेगा तो मून का ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है, तो नॉर्मल कदम भी लोगे तो बहुत कूद के ऐसे जाओगे। ठीक है, हाँ सही में। ठीक है। अब पानी पी रहे हैं हम लोग, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो बॉटल से पानी नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता। कैसे पी पाते? ठीक है। और भी बहुत सारा चीज नहीं हो पाता, तुम लोग समझ गए हो। इवन अ सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। है ना, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो पानी पीने जैसा सिंपल काम भी डिफिकल्ट होता, नहीं हो पाता आसानी से। ठीक है। अब ग्रेविटी डिस्कवर कैसे हुआ? ठीक है। ऐसा स्टोरी है, नोबडी नोज ये कितना सच है, बट ऐसा कहते हैं कि न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल ट्री के नीचे, तो अपना कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशंस कर रहा था, तो ऊपर से एप्पल गिरा। तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भैया एप्पल नीचे क्यों गिरा? वो इधर उधर भी तो कहीं जा सकता था, नीचे ही क्यों गिरा? ठीक है। तो वहां से उसका ध्यान गया कि सिर्फ एप्पल नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो सीधा नीचे आती हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो सीधा नीचे आती हैं। ठीक है, तो वहां से डिस्कवर हुआ ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद उसने इस पे रिसर्च करके अपने लॉज को फॉर्म किया। देखो ये एप्पल ऐसे करके उस पर गिरा। ठीक है, फिर इसका नींद खुला। ठीक है। अब न्यूटन एनालाइज करना स्टार्ट किया। कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, राइट? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। एक्चुअली में नीचे नहीं आ रहा, वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। Thus, gravity was discovered. So, Newton thought further, gravitational force is not just between the earth and the apple. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। न्यूटन ने ये चीज डिस्कवर किया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो सिर्फ अर्थ और एप्पल के बीच में नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मान लो ये माउस और ये एसी का रिमोट, दोनों का अपना अपना मास है ना, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दोनों के बीच में है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में मास है। ठीक है। तो न्यूटन ने यह चीज पहचाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो जिसका मास है। नहीं, फोर्स लगाता है। हाँ,
हाँ वो तो हम उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ए एक है बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, देर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये एब्सर्ड बात है, एब्सर्ड मतलब अजीब सा बात है, कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ये कार है और ये एक आदमी खड़ा है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इफ अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड अ कार इज पासिंग बाय, मैन शुड गेट अट्रैक्टेड टू द कार। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके कंपैरिजन में अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये अपने अपने मास के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उतना फोर्स काफी नहीं है इसको खींचने के लिए। अर्थ का साइज इतना बड़ा है, अर्थ का मास इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा मास होने के वजह से इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सन का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए सन का ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सारे प्लैनेट्स को अपने अराउंड घुमा रहा है। ठीक है, बीच में और कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो ये अर्थ है। ठीक है, planets around earth should get attracted to the earth। अर्थ के आसपास भी बहुत सारे प्लैनेट्स है ना, मर्क्यूरी है, वीनस है, वीनस को क्या बोलते हैं, सिस्टर प्लैनेट। ठीक है, इसके बीच में भी अट्रैक्शन है तो सही, लेकिन ये कभी अर्थ की तरफ आता हुआ नहीं दिखा, कोई भी दूसरा प्लैनेट। ठीक है, अब ये समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, जब उनके बीच में भी ग्रेविटी है तो एक दूसरे की तरफ वो पुल क्यों नहीं होते, खिंचाते क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ। समझो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो किसी भी और दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, एटलीस्ट अट्रैक्ट करने का कोशिश तो कर रहा है। अट्रैक्ट होता है या नहीं होता ये बात की बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशंस में। लेकिन हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। कोई डाउट है सैयद? ठीक है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या, m1 इंटू m2, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है दोनों के बीच में कितना ग्रेविटी होने वाला है। और एक फैक्टर है, उसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे दो मैग्नेट्स हैं, अगर पास पास रखे होते तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वही दो दो मैग्नेट्स को अगर हम दूर दूर रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना एक दूसरे को, लेकिन पास आएंगे तो अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है तो दूर से अट्रैक्ट कर लेता है, अगर वीक मैग्नेट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, थोड़ा नजदीक से अट्रैक्ट करेगा। तुम लोग लूडो या चेस खेलोगे ना मैग्नेट वाला, या फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला भी मैग्नेट्स आते हैं ना छोटे छोटे, वो सारी चीजें। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ग्रेविटी है ये डिपेंड करता है कि उनके मासेस का प्रोडक्ट क्या है। देखो बात हो रहा है प्रोडक्ट का, अगर एक है 1 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 10 kg का, तो भी प्रोडक्ट क्या है, 10। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 5 kg का, तो भी प्रोडक्ट क्या है, 10। एक ऑब्जेक्ट है 2.5 kg का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg का, तो भी प्रोडक्ट क्या है, 10। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअली M1 और M2 क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट कम है तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ये चीज समझ में आया? हाँ,
दोनों है मतलब, तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर अगर मान लो M1 भी 10 है, M2 भी 10 है, तो प्रोडक्ट 100 होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 kg और 10 kg हो, या 2 kg और 5 kg हो, या 2.5 kg और 4 kg हो, बात बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें M1 M2 अलग अलग से मतलब नहीं है, हम लोग को उसके प्रोडक्ट से मतलब है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिविजुअली M1 M2 के साथ नहीं है। समझ में आया ना? तो एक ऑब्जेक्ट 1 kg का है और एक 10 kg का है, तो भी प्रोडक्ट तो 10 ही है ना। एक ऑब्जेक्ट 2 kg का है, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है, तो भी प्रोडक्ट तो 10 ही है ना। तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ गया? अब अगर दो ऑब्जेक्ट 10-10 kg के हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 100 है, ग्रेविटी ज्यादा होगा। अब एक ऑब्जेक्ट 2 kg का है और एक ऑब्जेक्ट 50 kg का है, तो भी बात बराबर ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आता है। इन दोनों केसेस में बात बराबर है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। ये चीज समझ में आई बात? ठीक है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses. One of the physical quantity increases and the other also increases. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब M1 M2 ये एक क्वांटिटी है, अगर ये इंक्रीज होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये M1 M2 एज अ सिंगल यूनिट काउंट करेंगे। अगर ये बढ़ा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके बीच का बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। ठीक है, तुम लोग क्लास 8 में मैथ्स में पढ़े थे ना, डायरेक्ट वेरिएशन, याद है ना? हाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, हम बोले थे ना दूसरा फैक्टर भी है, बाद में आएगा। डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता है। दो मैग्नेट्स को दूर दूर रखेंगे तो ग्रेविटी उनका अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। नजदीक रखेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अर्थ से बाहर जब रॉकेट चला जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, इसलिए अब उसका ग्रेविटी नहीं काम करेगा। लेकिन जब नजदीक आएगा तो फिर वो काम करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ऐसे लिखा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी M1 M2 बाई डी स्क्वायर। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों। वेट ग्रेविटी पर नहीं 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 नहीं, सब चीज पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आएंगे स्टेप बाय स्टेप। वो अलग बात है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, देखो सारी चीजें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा किसी जगह जाने के लिए। मान लो यहाँ से रांची जाना है, 100 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम लगेगा, 50 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक का मास है M1, एक का M2। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो R अज्यूम कर लो। इसका सेंटर और उसके सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, objects are separated by a distance r from the line joining the center of the masses। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं r, या d भी कहीं कहीं लिखा होता है।
ठीक है, डी बोलो या आर बोलो, ठीक है। अब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब ये कैसा है, मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ है। अब एक चीज यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट दूसरे वाले पे लगा रहा है, दूसरा भी उस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल के ऊपर लगाया था, एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया था। ये चीज एकदम याद रखना, कभी मत भूलना। जितना फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर लगाया था, जो एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरा था ना, एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया था। लेकिन उतना फोर्स से एप्पल तो खिंचा गया, लेकिन अर्थ नहीं हिलेगा उसके, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। वो थोड़े से फोर्स से अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को। लेकिन एप्पल ने भी उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगाया जितना अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाला एफ फोर्स लगा रहा है, तो राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट भी एफ फोर्स ही लगाएगा। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। ऐसा इंफिनिटी जैसा एक सिंबल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब मान लो मास ऑफ द अर्थ इज ह्यूज, सो पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू द अर्थ, है ना। अगर एक आदमी कूद रहा है ना, तो जितना फोर्स वो अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन मैन का मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो खिंचा जा रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन अर्थ नहीं हिल रहा। इन कंपैरिजन टू द अर्थ, मास ऑफ द कार इज नेग्लिजिबल, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। ये कार भी अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है, और अर्थ के सामने कार कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक है, इसीलिए यही रीजन है कि हम लोग एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट एक्चुअली में हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में अर्थ का ग्रेविटी काम कर रहा है। और दूसरा, अगर हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स काफी नहीं है उसको मूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग का मास उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। F is inversely proportional to the square of the distances। देखो 1/r² लिखा है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। 1/r² लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना 1/r²। इसका मतलब होता है 1 करके लिखा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर r² बढ़ेगा तो ये फोर्स कम होगा, अगर r² का वैल्यू घटेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स है F, मान लो। अगर डिस्टेंस हो गया 2r, डबल हो गया, तो फोर्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2² हो जाएगा, मतलब फोर्स डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2² हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल करते हैं तो फोर्स डिवाइड बाई 3² होगा, यानी कि फोर्स डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। समझ में आया? अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स उनके बीच का डिवाइड बाई 4 हो गया। 4 कहां से आया, 2²। डबल माने इंटू 2, और 2² से वो डिवाइड हो गया। अगर उनके बीच का डिस्टेंस इंटू 3 हो गया तो उनके बीच का जो फोर्स है वो डिवाइड बाई 9 हो गया। 9 कहां से आया, 3², क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो, ये बात क्लियर होगी सब, पक्का, ठीक है। आगे बढ़े।
इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इक्वेशन। अब ए और बी, इफ द डिस्टेंस इज लेस द फोर्स इज मोर, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज मोर द फोर्स इज लेस। हाँ, किसी किसी बुक में देखोगे ये स्मॉल डी भी लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वो एस नहीं लिखना है, आर कहीं कहीं पे डी भी दिया सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, तो हम कहते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मतलब m1 m2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आर स्क्वायर क्योंकि नीचे लिखा है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। हम लोग अलग अलग पढ़े ना कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस घटेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। लेकिन ये तो समझ गए हम इस बात को, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है ये दोनों को कंबाइन करके होता है। दोनों चीजों को एक साथ रख के कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है मान लो 1 kg का, और ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का मान लो, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? जी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 × 10/2 कितना हो गया? 10/4। जी इंटू 10/4 यानी कि 2.5 जी। ये है इसके बीच का फोर्स, है ना। लेकिन अगर यही दो ऑब्जेक्ट्स 1 मीटर के गैप में हो तो इसके बीच का कितना होगा? 1 × 10/1² यानी कि 10 जी। देखो वही ऑब्जेक्ट है लेकिन नजदीक आ गए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ गया ना। इनका डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर से 1 मीटर हुआ, आधा हुआ डिस्टेंस, आधा हुआ, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी 4 गुना हो गया। ये 1/2 हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे 2.5 जी था, यहाँ पे 10 जी आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ? डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय 2, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मल्टीप्लाइड बाय 2²। हुआ कि नहीं हुआ? यही तो रूल कह रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाँ। जो स्मॉल जी होता है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो अलग है, ये कैपिटल जी अलग है। यहां तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर हम m1 और m2 को m रखें और r को 1 रखें तो फोर्स कितना होगा? g के बराबर, ठीक है। अगर हम m1 और m2 को 1 रखें और r को भी 1 रखें तो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी। Universal constant of gravitation is the force of attraction between two unit masses placed at unit distance apart from each other. मतलब ये जो G है ये किसके बराबर होता है? अगर 1 kg मास के दो ऑब्जेक्ट्स आपस में 1 मीटर दूर हो, 1 kg मास, यूनिट मास मतलब 1 यूनिट, 1 kg मास के दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में 1 मीटर दूर हो, यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 kg मास के दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में 1 मीटर दूर हो, उनके बीच में जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा दैट इज कैपिटल जी। समझ में आ गया? 1 kg मास के दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में 1 मीटर दूर होंगे, उनके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कहते हैं कैपिटल जी। जैसे
वो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय था, उसके बीच में दो मार्क्स थे, उसको 1 मीटर मान लिया ना। वैसे ही यहाँ पे 1 kg मास के दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों अगर 1 मीटर दूरी पे होंगे, इन दैट केस 1 kg 1 kg, और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस। इस सिचुएशन में उन दोनों के बीच में आपस में जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा उसको कहते हैं कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी पढ़ेंगे सब, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग डिराइव करते हैं, वो है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। देखो ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, एक तो वो फोर्स है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। देखो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ये चीज आया है। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब इसको ऐसा कर सकते हैं ना, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी। ये सेकंड वाला चीज पता लग गया ना कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझे कि नहीं समझे। ये आर स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, जी इंटू m1 m2। अब एफ इंटू आर स्क्वायर के साथ नीचे आ गया m1 और नीचे आ गया m2, तो जी बचा ना। वो यही वाला बात, यही चीज है कि नहीं। अब जो जी है उसमें क्या है, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। एफ यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या है मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना इसलिए मीटर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है ना इसीलिए मीटर का स्क्वायर। m1 क्या है मास, इसका क्या है केजी, m2 क्या है केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी इसलिए केजी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट में सबका सीजीएस यूनिट ले लो, है ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस यूनिट में सबका सीजीएस यूनिट ले लो, ठीक है। चलो, अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ये लोग कूदे हैं प्लेन से, लेकिन जा रहे हैं कहाँ, अर्थ की ओर, ठीक है। दिस मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये एथलीट है जिसने हाई जंप, लॉन्ग जंप लगाया है, लॉन्ग जंप लगा के ये नीचे ही आएगा, ठीक है। इट इज ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। लॉन्ग जंप करना आसान नहीं है ना, और वो जंप लगा के नीचे ही आता है फिर, ठीक है। तो ग्रेविटी हमें एक्सप्लेन करता है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक्सप्लेन करता है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना, तो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ही घूम रहा है, हाँ, ठीक है। ठीक है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेकेंड, लॉ एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन। अब देखो बीच में पूरे एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है, ये सब भी ग्रेविटी की वजह से ही अपने अपने ट्रैक पे, अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते, ठीक है। सैटर्न के जो रिंग्स है ना ये भी सारे एस्ट्रॉइड्स ही हैं, ठीक है। द planets rotate and revolve around the sun due to gravitational
फोर्स। मिल्की वे तो गैलेक्सी है। हाँ, रिवॉल्व भी करता है और आपस में दूर दूर भी जा रहे हैं। हर गैलेक्सी का आपस में डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है और ये फोर्स एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में। हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। मिल्की वे के किसी एक कोने में सन है। सन जैसे मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों स्टार्स हैं गैलेक्सी में। हर स्टार के अपने अपने लाखों करोड़ों टोटल प्लैनेट्स होंगे। ठीक है ना। और मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा जैसे भी और मिल्की वे जैसे भी कई लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। ठीक है। और जितना यूनिवर्स दिखता है साइंटिस्ट कहते हैं वो पिन हेड के बराबर है। मतलब अगर बीच पे जितने भी सैंड ग्रेन्स हैं उसमें से एक सैंड ग्रेन समझो हम लोग को दिख रहा है, जितना हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट से देख पाए उसका भी लिमिट नहीं है। लाइट ईयर्स। हाँ, ठीक है, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब जितना हम लोग को दिख रहा है वो इतना बड़ा है। उससे कई गुना बड़ा जो नहीं दिख रहा, जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं। ठीक है। ओके। अब समंदर में अगर तुम लोग जाओगे ना, बॉम्बे में बीच पे घूमने जाओगे तो वहां पर हाई टाइड लो टाइड ये सब आता है। हाई टाइड जब होता है ना तो बीच पे पानी आता है, पूरा छींटे पड़ते हैं। लो टाइड होता है तो पानी पीछे की ओर चला जाता है। अब ये हाई टाइड लो टाइड क्यों आता है? अर्थ के ऊपर मून और सन की ग्रेविटी का असर होता है। ठीक है। तो समंदर की जो लहरें हैं इस पे चंदा मामा की गलती है। देखो ये, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सर्फिंग। ठीक है, वेव्स पे सर्फिंग कर रहे हैं ये लोग, देखो। बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन ये वेव्स क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून। मून। देखो सुनामी क्या होता है, वो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स है उसमें भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है समंदर के नीचे, उसकी वजह से सुनामी होता है। लेकिन सुनामी नहीं भी आ रहा, अगर अर्थक्वेक नहीं हो रहा अंडर द वाटर, तो भी वेव्स तो आते रहते हैं ना। वो क्यों आ रहे हैं? पानी देखो हमेशा आगे पीछे होता रहता है। बीच पे कभी जाओगे, अर्थ हिल रहा है उसकी वजह से नहीं, ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। अब मून बेचारा, उसका मास कम है, अर्थ को तो हिला नहीं सकता, सोचा थोड़ा पानी ही हम हिला दें, कुछ तो करें, पता तो लगे हम भी है कुछ। ठीक है, तो पानी का ही छींटा उड़ा देता थोड़ा। ठीक है, ये देखो सी साइड पे ये वेव्स आते रहते हैं ना हमेशा। ये शांत समंदर है, मतलब ये पानी के वेव्स हैं, हल्के हल्के आते रहेंगे, शांति से जाते रहेंगे, है ना। ये मतलब काम सी उसको बोलते हैं बीच पे। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मल। हाँ, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो, मून हमेशा अर्थ के अराउंड घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। अब कोई एक फोर्स है जो हमेशा मून को अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इसीलिए एक सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता रहता है। सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है ना। तो मून अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अराउंड द अर्थ, इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो हर पॉइंट पे उसको सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और द सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसा हो पा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो किसी भी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या है? सीधा चले जाने का। जैसे हम लोग हाथ पे रस्सी बांध के, रस्सी के एक एंड पे पत्थर बांध के घुमाएंगे ना, तो यहां से ये स्टोन से अटैच है ये पत्थर, अगर हम छोड़ देंगे तो यहां से सीधा चला जाएगा। इस इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ना सर्कुलर पाथ में,
किसी भी पॉइंट पे जहां टेंजेंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन पे ये मूव कर जाएगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ डायरेक्ट नहीं करेगा तो। ठीक है, ऐसा कभी करना, रस्सी के आगे कुछ बांध के ना ऐसे ऐसे घुमाना और छोड़ देना, देखना सीधा चला जाएगा, फिर वो गोल गोल नहीं घूमेगा, जिस पॉइंट पे छूटा वहां से सीधा चला जाएगा। आसपास देख के करना। In the absence of centripetal force, the moon would go tangentially. Tangentially मतलब सीधा टेंजेंट के डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ये आप, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, पतली गली से। ठीक है, अब देखो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं ना, तो सब पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, इसी वजह से घूम रहे हैं, सब निकल जाते हैं अपना अपना। In the solar system, all planets are revolving around the sun due to the centripetal force. ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हम लोग को पता ही है कि 9.8 होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेते हैं, एवरेज करके 9.8 है। ठीक है, यहां तक आज हम लोग करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो जी का वैल्यू है ना, इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद करना है, बिल्कुल याद करना। क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, केजी स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, अब देखो 1 न्यूटन क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब न्यूटन की जगह 10 टू द पावर 5 डाइन लिख दिया हम लोग। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 1 केजी में 10 टू द पावर 3 ग्राम होते हैं, तो केजी स्क्वायर है मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम्स हो गए। 1 केजी स्क्वायर में 10 टू द पावर 6 ग्राम स्क्वायर हो गए, ये वैल्यू है उसका। 66.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, 10 टू द पावर 6 नीचे था, ऊपर आएगा तो पावर माइनस में होगा। ठीक है, अल्टीमेटली आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। यहां तक अच्छे से पढ़ के आओगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।